Hello students, welcome back once again to our very own channel that is Maths Unit 35. So finally we are back with our MCQ series of class 10 मैथमेटिक्स। जैसे कि हमको पता है कि हम लोगों ने MCQ सीरीज़ एक स्टार्ट किया था और जिसमें कि हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बहुत अच्छे से कवर कर लिए थे। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लिए थे। रेस्ट बहुत सारा चैप्टर रह गया था, लाइक 3 देन 6 देन 7 देन 8 देन 12 एंड देन 15। ये जो 6 चैप्टर है नेक्स्ट 6 डे में मैं आप लोग का कंप्लीट कर रहा हूँ। आज हम चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर चैप्टर 6 करेंगे ट्राइंगल्स, देन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8 ट्रिगोनोमेट्री, 12 योर एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड 15 योर प्रोबेबिलिटी। सो ये 6 दिन में आज आपका 24 नवंबर हो गया एंड 29 नवंबर तक मैं ट्राई करूँगा आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने के लिए। हर एक चैप्टर से हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। और वो 15 वैसा क्वेश्चंस होगा जो कि सब चैप्टर को रिलेट कर रहा होगा। तो मैं नहीं बोल रहा कि ये 15 क्वेश्चन ही आपको करना है ओनली, बट ये 15 से रिलेटेड और जितना भी हो सके आप कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हो। बट टाइप ऑफ 15, ये जो 15 क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूँ, ये 15 क्वेश्चंस ही आप लोगों का बहुत अच्छा सा टाइप होने वाला है, ठीक है। दैट्स वाई ये 15 क्वेश्चंस को आप अच्छे से करेंगे हर चैप्टर का, तो एक प्रोबेबली आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि 15 ये क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट 6 डे में अगर आप हर एक चैप्टर का 15 क्वेश्चंस कर दे रहे हो और इस रिलेटेड और 20-25 या 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा खुद से कर दे रहे हो, देन ऑब्वियसली आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा लेवल का क्वेश्चन आने वाला है और आप कैसे उसको अटेम्प्ट करने वाले हो। सारा कुछ के बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर हो जा रहा है दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर हो जा रहा है आपको मैथ और साइंस का पेपर को अच्छे से क्लियर करना। ऐसे तो आ जाएगा, बट अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको क्लियर करने के लिए। तो मैं ये 15 हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन होने वाला है उसमें मैं कुछ ट्रिक एंड टिप्स भी आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से कि आप क्विकली वो सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप सॉल्व कर पाओ, ताकि आप लोग का टाइम सेव हो और जो टाइम आप सेव कर रहे हो वो और जो हार्ड थोड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें आप अटैम्प्ट करके वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओ। तो ज़्यादा देरी ना करके, क्योंकि अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग का ये चैप्टर को एंड करने वाला हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा ना, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर दूंगा चैप्टर का कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। वो बेसिक्स को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और उसको एक फार्मूला चार्ट जो बोलते हैं, फार्मूला चार्ट को भी बना के रखो और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो। और जो भी एमसीक्यूज बोला जा रहा है उसको आइदर आप एमसीक्यू को स्क्रीनशॉट लेके रखो या फिर लिख के रखो, बट उस टाइप का क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है मैथ में अच्छा स्कोर लाने के लिए। अगर ऐसा सारे चैप्टर्स का आप लोग कर दोगे तो मैं उतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप 40-40 भी रख सकते हो मैथ्स में, अगर अच्छे से आप प्रिपेयर हो रहे हो जाओगे तो ज़्यादा और देरी ना करके डायरेक्टली आते हैं चैप्टर में। तो थोड़ा बेसिक्स में आ जाते हैं कि द नेम ऑफ द चैप्टर, ऑब्वियसली यू नो दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारे चैप्टर का नेम था। तो क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेंगे जिसका कि फॉर्मेट होगा a1x प्लस b1a प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2a प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पे कि आप लोगों को एक साथ में साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सॉल्यूशंस को निकालने के लिए उसका बहुत सारा मेथड भी है उसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज योर एलिमिनेशन मेथड, वी कैन से एलिमिनेशन मेथड, वी कैन से सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी कैन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप लोग का हट गया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा देना। ये दोनों मेथड से आप लोग को यूज़ करके उसका सोल्यूशन निकालना है। ज़्यादा प्रीफरेबल हम करते हैं एलिमिनेशन को, क्योंकि जल्दी उसमें क्विकली कैलकुलेशन कर सकते हैं। बच्चे सब्स्टिट्यूशन में भी कर सकते हो, बट एलिमिनेशन में करने से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि वो जल्दी में कैलकुलेशन निकल जाता है। सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि आपको पता है देयर विल बी 3 केसेस और 3 केसेस में आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता था, वो आपको याद रखना है। एक मिलता था इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता था, एक पैरेलल लाइन मिलता था और एक कोइंसिडेंट लाइन मिलता था। जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता था आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता था, जब पैरेलल लाइन मिलता था आपको नो सोल्यूशन मिलता था, जब कोइंसिडेंट लाइन मिलता था आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलता था। ये तो आपको पता ही होगा। उसका अगर हम देखेंगे और उसको अगर टेबल को याद रखेंगे, नेचर ऑफ लाइन्स एंड कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पे आपका जो यूनिक सोल्यूशन का था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रहा था आपको, तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट मिलेगा, एक्जैक्टली वन सोल्यूशन, और वी कैन से यूनिक सोल्यूशन एंड सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। इसको याद रखें, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट में बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ पे एक सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन मिलता है उसको हम सिस्टम का कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये भी पूछ लेगा कि एक ऐसा फॉर्मेट दे दिया होगा और बोला होगा कि चूज द फॉलोइंग, वहाँ पे लिया होगा कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट
एंड डिपेंडेंट, एक वो होता है कॉन्सिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ये बच्चे मिस कर जाते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। ये पहला पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/2, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस भी मिलता है, इसको भी याद रखना है। एक्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इसको भी याद रखना है। और ऑब्वियसली एक सोल्यूशन मिल रहा है मतलब वो सिस्टम आपका कॉन्सिस्टेंट हो गया। अभी सेकंड वाला जो इक्वेशन था, सेकंड वाला को अगर हम ध्यान, मैं क्यों बोल रहा हूँ ध्यान रखने के लिए, इसको मैं देखो अभी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू सेम, तीनों का तीनों अगर सेम हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे को इंसिडेंट लाइन मिलता था, एक के ऊपर और एक लाइन मिलता था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स विल बी इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और एंड दैट्स वाई विल गेट ए इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस ऑल्सो। बट यहाँ पे सिस्टम जो होता है वो कॉन्सिस्टेंट तो रहता है, क्योंकि हमारा नॉर्मली हमको हमारे दिमाग में ये रहता है कि सोल्यूशन निकला मतलब वो हम कॉन्सिस्टेंट लिख देते हैं, बट कॉन्सिस्टेंट में भी दो कॉन्सिस्टेंट होते हैं। नॉर्मल जहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होता है वहाँ पे नॉर्मल कॉन्सिस्टेंट होता है, जहाँ पे आपका इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट तो होता है वहाँ पर डिपेंडेंट भी रहता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जहाँ पे आपका इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रहेगा वहाँ पे सिस्टम कॉन्सिस्टेंट तो रहेगा, बट वहाँ पे डिपेंडेंट भी रहेगा, एक के ऊपर एक डिपेंड भी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखेंगे। और बाकी नो सोल्यूशन का तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 रहना चाहिए। इसमें ऑब्वियसली आपका पैरेलल लाइंस मिलेगा और पैरेलल लाइंस में आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी 0, सो दैट्स वाई द सोल्यूशंस विल बी नो सोल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो तीनों को आपको याद रखना है कि कॉन्सिस्टेंट, यूनिक में कॉन्सिस्टेंट, आपको ये तीनों को बहुत ध्यान से याद रखना है कि यूनिक जब मिलेगा आपको ओनली कॉन्सिस्टेंट मिलेगा, जब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेगा वहाँ पे आपको कॉन्सिस्टेंट तो मिलेगा बट डिपेंडेंट होकर मिलेगा, और आपका जब पैरेलल लाइंस मिलेगा तब आपको नो सोल्यूशंस मिलेगा, मतलब एक भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ये तीनों कंडीशन को याद रखना है क्योंकि इस कंडीशन को लेके बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होने का चांसेस हो जा रहा है इस वाले टर्म 1 में। फिर मैंने जैसे बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हो बट ज़्यादा प्रीफरेबल है एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप ज़्यादा जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिया गया नहीं है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग का हट गया। फिर अगर हम आएंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे हम एक इक्वेशन को दिया रहेगा 2/x प्लस 3/y ऐसे कुछ दिया रहेगा, तो ऑब्वियसली हम 1/x को u ले जाते थे, 1/y को v ले जाते थे, फिर ये हो जाता था आपका 2u प्लस 3b, तो क्या होगा ना वो लीनियर फॉर्मेट में आ जाता था, तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता था। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे, वहाँ पे u और v का दो अलग अलग वैल्यू मिलता था, u और v को यहाँ पे पुट करने से x और y का दो वैल्यू मिलेगा, फिर x और y का दो वैल्यू को फिर से सॉल्व करने से वहाँ से x और y का वैल्यू मिलेगा। ये ध्यान में रखेंगे कि आपको एट द एंड x और y का वैल्यू चाहिए, ना कि u एंड v का। बच्चे u और v का वैल्यू निकाल के सोचते हैं कि उनका आंसर निकल गया, बट आपको x और y का वैल्यू चाहिए टू फाइंड द रेस्पेक्टिव आंसर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर बच्चों आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। एक क्विक रिवीजन भी आप लोग का हो गया होगा क्या क्या होता है, और मैंने जो जो पॉइंट बोला उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या क्या मैंने बोला। अभी डायरेक्टली आते हैं हमारा क्वेश्चन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। नेमिंग आप जहाँ पे भी कर रहे हो, जहाँ पे भी कॉपी में कर रहे हो, आइदर उसका स्क्रीनशॉट ले जाओ अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और अगर टाइम बहुत है तो मैं प्रीफर करूँगा कि लिख के करने से आप लोग को एक आइडिया भी होगा। और करने का प्रोसेस ये है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो करने का प्रोसेस ये है कि पर क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, फिर अपने से सोल्यूशन निकालो, फिर सोल्यूशन चेक करो। मैं हर एक का सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, लाइव मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम उसमें कंज्यूम हो रहा था, आप लोग का भी टाइम कंज्यूम होगा, तो मैंने रिकॉर्डेड इसलिए किया कि आप जब चाहो उसको देख सकते हो। तो प्रोसेस समझ जाओ कि जब भी रिकॉर्डेड वीडियो कोई भी देख रहे हो ऐसा वाला, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो, उसको समझो, पॉज करो, खुद से करने का ट्राई करो, और सोल्यूशन निकलने के बाद रिज्यूम करके देखो कि मेरा सोल्यूशन और आपका सोल्यूशन सेम हो रहा है कि नहीं। अगर सेम हो गया तो ज़्यादा जल्दी आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आ रहा है उसमें टाइम देना कुछ भी बात लॉजिक नहीं हो रहा, तो जो क्वेश्चन आ रहा है आपको स्किप कर सकते हो, जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करो, और फिर सोल्यूशन के साथ मैच करो कि आपका सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन या फिर जो भी आंसर निकलना चाहिए वो सही हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, जैसे मैंने बोला आप लोग अगर क्वेश्चन देख लिए तो उसको पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करके फिर सोल्यूशन देखना है कि क्या हो रहा है। बोला है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ये है कि द लाइन x इक्वल टू एच एंड y इक्वल टू के वेयर h इज नॉट इक्वल टू 0, k इज नॉट इक्वल टू 0 आर डैश। तो बहुत अच्छा सा पॉइंट है, वो बोला है कि x इक्वल टू एच एंड y इक्वल टू के होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रफ पेपर छोड़ा है थोड़ा सा सॉल्विंग के लिए। तो अब x इक्वल टू एच एंड वाई इक्वल टू के, तो ये है हमारा क्या कोऑर्डिनेट प्लेन, और x इक्वल टू एच, x इक्वल टू एच मतलब x का कोई भी लाइन जब h होता है तो वो ऑब्वियसली पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और जब y इक्वल टू के होता है, y इक्वल टू समथिंग होता है, तो वो होता है आपका पैरेलल टू x एक्सिस। x इक्वल टू सम लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस ऑब्वियसली, तो ये हमारा हो गया
ये हमारा हो गया y इक्वल टू के वाला लाइन और ये हमारा हो गया x इक्वल टू h वाला लाइन। तो ऑब्वियसली वो बोल रहा है कि कितना इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है उनका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, या फिर वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं पूछ रहा था। सो ऑप्शन आर ऑब्वियसली द ऑप्शन करेक्ट आंसर विल बी इंटरसेक्टिंग, जहाँ पे कि बोला था कि द लाइन दिस एंड दिस आर डैश, तो ऑब्वियसली पैरेलल तो कभी नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग ओवरलैपिंग भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो वेरी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बस समझने का बारी है। एक बार आप लोग समझ गए, मैंने बोला था ना कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग देख के भी कर सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आप मैथ कर रहे हो। तो 1 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं हुआ आप लोग रेक्टिफाई कर दो कि कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे बस कंडीशंस को आपको याद रखना है, फिर उसी के ऊपर अमल करना है। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4 हैज डैश सोल्यूशन, यहाँ पे बोल दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4 अगर है तो उसमें आपको कितना सा सोल्यूशन मिलेगा। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, इसमें भी अगर मैं उसका ग्राफ में आपको ज़्यादातर उसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ज़्यादा क्विकली आप उसको अप्लाई कर सकते हो या फिर वहाँ पे उसका निकाल सकते हो। ये सपोज एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस एंड ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मतलब यही लाइन हमारा एक्स इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 4 मतलब ऑब्वियसली 1 2 3 4 लाइन छोड़ के एक्स इक्वल टू 4 यहाँ पे होता है, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इटसेल्फ इज एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 यूनिट छोड़ के एक्स इक्वल टू 4, क्योंकि वो वाई एक्सिस से पैरेलल होगा एक्स यहाँ। तो ये दोनों जो लाइन है बच्चों ध्यान से अगर देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन, ऑब्वियसली ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से वो ऑब्वियसली पैरेलल हो गए क्योंकि दोनों ही पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो एक दूसरे को अगर हम पूछेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो पैरेलल होगा, और जब वो पैरेलल होते हैं तो ऑब्वियसली हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल गेट, ऑब्वियसली विल गेट नो सॉल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 विल बी नो सॉल्यूशन। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 2 विल बी नो सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये वाला भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का नो सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइन अगर बोलता कि लाइंस क्या है तो पैरेलल विल बी द करेक्ट आंसर, बट अगर सॉल्यूशन पूछा है तो पैरेलल लाइन में कितना सॉल्यूशन मिलता है, पैरेलल लाइन में ऑब्वियसली नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर, so there will be no solutions for question number 2. So question number 2 is the correct answer will be option number A, that is no solution. And I hope ये वाला क्वेश्चन भी सबका क्लियर हो गया होगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, आते हैं अभी कुछ वो कंडीशंस को लेके। कंडीशन मैंने जैसे बोला आपको कंडीशंस को यूज़ करके उसको करना है। बोला है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस के वाई इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 हैज नो सोल्यूशन, वो पहले से मेंशन कर दिया कि दोनों का नो सोल्यूशन है, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी डैश। तो नो सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है ना, आपका नो सोल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सोल्यूशन मतलब c1/c2 हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो उसका 2 इधर का 1 इक्वल टू के बाय वाई का क्वेश्चन है 1 इज़ नॉट इक्वल टू -8/-6। ऑब्वियसली ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट आपको के का वैल्यू चाहिए, तो बस आपको ये दोनों को कंपेयर करना है, तो ये दोनों को कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो के विल बी हाउ मच 2। ऑब्वियस सी बात है के इक्वल टू 2, सो के इक्वल टू 2 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड आई होप ये वाला भी क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको नो सोल्यूशन मैंने बोला ना इसलिए कि आपको इसीलिए कंडीशंस को बहुत अच्छे से याद रखना है। नो सोल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस एंड यूनिक सोल्यूशन का अगर वो कंडीशंस आपको याद है, उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला 2 कंडीशन को ले लिया क्योंकि आपको के का वैल्यू निकालना था, आपको थर्ड वाला से मतलब ही नहीं है, तो 2/k इक्वल टू k/1। सो ऑब्वियसली अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के का वैल्यू हमारा 2 के साथ ही इक्वल हो रहा है। सो देयरफॉर द ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3। एंड आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा 3 नंबर। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज 3x प्लस, यहाँ पे बोला है ध्यान से समझो, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन दैट इज 3x प्लस 5y इक्वल टू 4, देन सेकंड इक्वेशन विल बी डिपेंडेंट। मैंने बोला था ना डिपेंडेंट मतलब आपका वो हो जा रहा है एक कॉन्सिस्टेंट होगा, ऑब्वियसली ये कॉन्सिस्टेंट होगा, और कॉन्सिस्टेंट डिपेंडेंट आपका कहाँ पे आता है, आपका इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन यहाँ पे निकलता था, जहाँ पे होता था आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/, तीनों का तीनों सेम हो रहा था। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 जब हो रहा था, वहाँ पे आपको कॉन्सिस्टेंट और डिपेंडेंट सोल्यूशन मिल रहा था। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इससे रिलेट करने वाला कौन सा ऑप्शन में अप्रोप्रिएट आपको मिल रहा है, जहाँ पे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा क्योंकि 15x प्लस 25 है, यहाँ पे हमको इसको देख के करना है। 3 5 जब 15, 5
5 जार 25, बट 4 में 50 नहीं आता, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 3 और यहाँ पे -5 क्या है, 5 इंटू -5, बट 4 इंटू -5 आपका -20 होना चाहिए, यहाँ पे 20 हुआ है, तो ये भी नहीं हो रहा। सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे तो 3 5 जार 15, 5 5 जार 25, 4 5 जार 20, ये वाला हो रहा है, बी हो रहा है। और डी को भी चेक करते हैं, 3 5 जा 15 हो रहा है, 5 ये -3 हो रहा है, मतलब सेम होना चाहिए। तो अगर हम बी को और ये वाला इक्वेशन को और ये वाला हमारा जो गिवन इक्वेशन है और बी वाला इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो 3/15 जितना होता है 5/25 उतना होता है, एंड अगर 4 और 20 को इधर ले आए तो -4/-20 भी वही आपको हमेशा 1/5 ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, जो कि आपको कॉन्सिस्टेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल देगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज योर 15x प्लस 25y प्लस 20। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक इक्वेशन है जो कि 3x प्लस 5y प्लस 4 से डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, और इस रिलेटेड क्वेश्चन आने का भी चांसेस हो सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाए क्या? हाँ, द इफ द लाइन्स गिवन बाई 2x प्लस ky इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। मैंने फिर से बोला आप लोगों को, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होना चाहिए? यूनिक सोल्यूशन का मतलब, सॉरी थोड़ा रुको, यूनिक सोल्यूशन का मतलब बच्चों क्या होना चाहिए कि a1/a2 जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे a1 था 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू, इधर में हो गया k, इधर हो गया -5, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, k विल नॉट 3k मस्ट नॉट बी इक्वल टू -10, तो k मस्ट नॉट बी इक्वल टू कितना? k मस्ट नॉट बी इक्वल टू -10/3। तो k का वैल्यू हमारा -10/3 नहीं होना चाहिए। k का वैल्यू हमारा कितना नहीं होना चाहिए? -10/3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट k इक्वल टू -10/3। ऑल रियल वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट k इक्वल टू -10/3। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5। एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो मैंने बोला ना, जैसे कि जितना सोल्यूशन है उसको अगर आप अच्छे से रखोगे कि यूनिक सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है या फिर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, उसको रिलेट करके आप आसानी से जज कर सकते हो कि किसका k का वैल्यू या फिर a का वैल्यू या फिर b का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो 5 नंबर का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का। ये तो मैंने रफ के लिए छोड़ा था, ये पेज को ब्लैंक को छोड़ो। 5 नंबर यहाँ पे भी आ गया। 6 नंबर में आते हैं बच्चों, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर से और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, दिस एंड दिस हैज़ इन्फाइनाइटली। तो ये मैं हाई होप आप लोगों के लिए छोड़ दूँ क्या, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस में आपको क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, a1/a2 इज इक्वल टू, इतना बार करने के बाद आई होप जो बच्चा को नहीं भी आ रहा होगा वो भी आसानी से कर लेगा। इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस में आपका क्या होता है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो मैं अगर कंपेयर करूँगा यहाँ पे, मैं पेन को चेंज कर देता हूँ क्योंकि ऊपर जाने से मुझे क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो क्या बच्चों की k+2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 21/7 इज इक्वल टू -3k/-10। इधर मैं ये दोनों को करूँगा या फिर ये दोनों को करूँगा, कोई भी दोनों को करने से k का वैल्यू में निकल रहा है। तो यहाँ पे निकल रहा है 21/7 तो k+2 विल बी 4 3 जा कितना बच्चों 12, देन k विल बी 12 - 2 दैट इज 10। तो k इक्वल वैल्यू कितना मिल गया? 10 मिल गया, खत्म। ये दोनों को कंपेयर करूँगा तो भी k का वैल्यू 10 ही मिलेगा। ये दोनों को मैंने पहले से कंपेयर कर दिया तो k का वैल्यू कितना मिल गया? 10 ही मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है, k+2 ये समझ में आएगा। तो k+2/4, यहाँ पे 21 और 7 को कट किया तो 3 मिला, 4 3 जा कितना हो गया 12, तो k+2 = 12, देन k विल बी ऑब्वियसली 10। तो k का वैल्यू कितना निकल रहा है? 10 निकल रहा है। तो चेक करते हैं k का वैल्यू 10 वाला ऑप्शन है कि नहीं। k का वैल्यू 10 है कि नहीं? हाँ सर है। तो 6 का b दैट इज 10 विल बी द करेक्ट आंसर, एंड हेंस इट इज क्लियरली अंडरस्टूड। आई होप ये वाला भी क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में आ गया सबको? ठीक है, आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 में। आई होप ये 6 नंबर क्वेश्चन भी सबका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे बोला है, बहुत ध्यान से बच्चों देखेंगे क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे कौन सा सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बोला है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे वो इक्वेशन दे दिया है और आपको जज करना है कि कौन सा इक्वेशन हो रहा है। पहले में बोला है 2x + 3y = 5, यहाँ पे बोला है 4x + 6y = 10। अगर मैं कंपेयर करूँ तो पहले में 2/4, इधर में देखेंगे तो 3/6, इधर में देखेंगे तो -5, क्योंकि उसको उधर लेके करना पड़ता है -10। तो ऑब्वियसली तीनों का वैल्यू ही 1/2 निकल रहा है। तो अगर तीनों का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता है, तीनों का तीनों वैल्यू सेम हो जाता है, तो वहाँ पे आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलता है।
बट यहाँ पे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के बारे में नहीं पूछा है, वो पूछा है कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। मैंने आपको अच्छे से बोला था कि यूनिक जब होगा वो कॉन्सिस्टेंट होता है, बट इन्फाइनाइटली जब होगा वो कॉन्सिस्टेंट विथ डिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो अगर आप लोग ओनली कॉन्सिस्टेंट करके आओगे तो इट विल बी ए रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर दैट क्वेश्चन विल बी डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट। तो इसको ध्यान देना है, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, उनको लगता है कि इन्फाइनाइटली निकलेगा तो भी हम कॉन्सिस्टेंट, एक्चुअली में वो कॉन्सिस्टेंट है बट वो डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट है। तो अगर ऑप्शन में आपका डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट है तो वो मोस्ट प्रीफरेबल आंसर हो रहा है, ना कि कॉन्सिस्टेंट। और आपको तो पता है कि नो सोल्यूशन अगर होगा तो वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ये तीनों को भी याद रखना है, जैसे हम सोल्यूशंस को याद रख रहे हैं, उसका नेचर ऑफ लाइंस को याद रख रहे हैं, ऐसे इसको भी याद रखना है कि वो कॉन्सिस्टेंट होगा। तो यूनिक का कॉन्सिस्टेंट याद रखना, अगर इन्फाइनाइटली देख रहे हो तो कॉन्सिस्टेंट विथ डिपेंडेंट और डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट, और अगर आपका नो सोल्यूशन निकल रहा है तो इनकॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन आप बोल सकते हो। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी नेचर ऑफ लाइन से पूछा है। द नेचर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 2/4 जितना होता है -1/-1 उतना नहीं होता है, तो नॉट इक्वल टू द यूनिक सोल्यूशन, खत्म कहानी। और यूनिक सोल्यूशंस में आपका नेचर ऑफ लाइन क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बोला ना, जैसे कि आपको याद रखना है कि यूनिक होगा, वहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा और आपको उसको कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। आपको अगर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेगा तो वहाँ पे आपका को इंसिडेंस रहता है नेचर ऑफ लाइन, और वहाँ पे आपको कॉन्सिस्टेंट भी मिलेगा और डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट भी मिलेगा। और अगर आपका यूनिक इंटरसेक्ट ये हो गया इन्फाइनाइटली, अगर नो सोल्यूशंस मिलता है तो वहाँ पे आपका नेचर ऑफ लाइन होता है पैरेलल, और वहाँ पे आपको इनकॉन्सिस्टेंट मिलता है। तो ये तीनों, बस इतना अगर भी याद रख दिए तो इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। आपको अगर ये पता है बट नेचर ऑफ लाइन पता नहीं है, या फिर नेचर ऑफ लाइन पता है ये कॉन्सिस्टेंट वाला पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये क्वेश्चन स्किप करके आओगे। तो इसलिए ये इसको भी याद रखना है, नेचर ऑफ लाइन्स को भी याद रखना है, और कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट को भी याद रखना है। उतना याद रखेंगे तो आधा क्वेश्चन हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन का, बाकी सॉल्यूशंस वाला पार्ट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो क्या मैं इसको छोड़ दूं आप लोगों के लिए, तो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ सिस्टम दिस एंड दिस इज डैश, अच्छा ये सोल्यूशन बोल दिया। तो सोल्यूशंस के लिए ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व तो आप लोग भी कर सकते हो, 7x प्लस 4y इक्वल टू 3 बोला है, और उसको सेम करना है। तो उसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट विल बिकम 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। इसको कट कर देंगे तो प्लस कर देंगे तो -4y प्लस 4y कैंसिल हुए, तो 7 प्लस 2 बच्चों ये कितना हो गया, 9x इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। देन x विल बी ऑब्वियसली 1, तो x का वैल्यू आपका 1 निकला। x को लेके कहीं पे भी पुट कर दो, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया तो 2, तो ये हो गया 2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 6, 2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 6, देन 4y विल बी 4, देन y इक्वल टू ऑल्सो 1, तो y का वैल्यू भी 1 निकला, x का वैल्यू भी आपका 1 निकला। चेक कर लो x का वैल्यू और y का वैल्यू 1 है कि नहीं, 1 एंड 1, हाँ 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 एंड 1। एंड आई होप ये वाले भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो मैंने बोला था आपको एलिमिनेशन मेथड में करना ज़्यादा ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं प्रीफर करूँगा एलिमिनेशन। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है तो कर सकते हो, बट एलिमिनेशन में करने से ज़्यादा ईजिली आप लोग उसको सॉल्व करके लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 एंड 1। एंड आई होप 9 नंबर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। 10 नंबर का क्या देखेंगे, तो सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन पूछा है, फिर से सोल्यूशन पूछा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको ये वाला सोल्यूशन को थोड़ा सा मतलब क्या कर दे रहा हूँ ना, मतलब रिलेट कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका bx प्लस ay इक्वल टू 2ab, यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है, और इधर में ऑलरेडी है कितना, ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो मुझे वही यहाँ पे भी एलिमिनेशन करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ पे एक को सेम कर देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे bx दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं a मल्टीप्लाई करता हूँ, टोटल में आपको मैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई करता हूँ, ये टोटल में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ b, तो ये सेम सेम हो जाएगा abx, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं हम, x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई करूँ, इट विल बिकम abx प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी। ध्यान से देखेंगे, इसमें मैं पूरा में a मल्टीप्लाई कर दिया, तो abx प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी, और इधर में अगर मैं b मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो सेम कॉन्सेप्ट विल बी abx माइनस b स्क्वायर वाई इक्वल टू a स्क्वायर बी माइनस b क्यूब। इज दैट क्लियर? तो
तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। एक में मैंने ए मल्टीप्लाई कर दिया, एक में मैंने बी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको माइनस कर देंगे तो ए बी एक्स और ए बी एक्स विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, तो मैं क्या उसको थोड़ा सा आपको करके दिखा दूँ, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखो। और एक बार मैं लिख रहा हूँ, दोनों सोल्यूशन पहले लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ए बी एक्स प्लस यहाँ पे कितना हुआ था ए स्क्वायर वाई, आई थिंक दैट इज इक्वल टू 2a² बी, और इधर सेकंड इक्वेशन हुआ था बी मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू आपका हो गया a² बी माइनस बी क्यू, ये वाला था। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, माइनस करना है तो ये हो गया बच्चों आपका माइनस, ये माइनस का प्लस, ये इसका माइनस, प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा कितना देखो, अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले जा रहा हूँ तो कितना बच रहा है देखो, a² प्लस बी स्क्वायर बच रहा है, a² प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। 2a² बी से a² बी जाने से यहाँ पे आपका बचा a² बी माइनस बी क्यू, जहाँ से कि b फिर से कॉमन लेने से, अच्छा ये प्लस बी क्यू, b कॉमन लेने से यहाँ पे आपका हो गया अगेन a² प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिल गया कि a² प्लस बी स्क्वायर इधर का और इधर का कट गया, तो y विल बी इक्वल टू कितना बच्चों b, y इक्वल टू आपका मिल गया b, और अगर मैं y को b में पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका x बाई ए, b बाई ए बच्चों 1 हो जाएगा, दैट सॉरी b बाई ए था ना, तो b बाई बी 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आपका 2। ठीक है, तो ये चला जाएगा, तो x बाई ए इक्वल टू 1, देन x विल ऑल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा a, तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b विल बी द करेक्ट आंसर। सो चेक करते हैं x इक्वल टू, ये समझ में आया ना, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर दिया x y का वैल्यू b लेके, तो ये b बाई y बाई बी था ना, तो b बाई 1/1 हो गया 1, और ये 1 उधर से गया तो 2, तो x बाई ए इक्वल टू 1 हुआ, तो x इक्वल टू a हो गया, तो y इक्वल टू b ऑलरेडी यहाँ पे निकल गया था, x इक्वल टू a इधर निकल गया, तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं x इक्वल टू a और y इक्वल टू b है कि नहीं। तो 10 का मुझे दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर a यहाँ पे आपका लिखा गया है, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, सो करेक्ट आंसर विल बी a एंड b। सो 10 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, 10 नंबर भी कंप्लीटेड। क्या हम 11 नंबर में आए, ये तो रफ के लिए मैंने छोड़ा था, 11 नंबर में आ जाते हैं। वो बोला है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, वो बोला है कि एरिया, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एरिया फिगर फॉर्म बाय द लाइन्स x इक्वल टू -3 y इक्वल टू 2। अभी आप लोग नहीं बोल सकते कि 10th में आप लोग को लाइन खींचना नहीं आता, x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 2 अगर मैं लाइन खींचूँ, मैं यहाँ पे खींच के दिखा देता हूँ, और उसका एरिया कितना होना है वो बोल रहे हैं। तो अगर मैं एक पहले तो x एक्सिस y एक्सिस खींचूँ, y एक्सिस x एक्सिस, पहले बोला है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 ऑब्वियसली पैरेलल टू y एक्सिस होगा, बट नेगेटिव में होगा, 1 2 3 यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -3, क्लियर है। और एक बोला है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मतलब पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव मतलब यहाँ पे हो गया y इक्वल टू 2, नेगेटिव होता तो नीचे होता। तो ये जो आपको फॉर्म कर रहा है एरिया, ये इसका एरिया आप लोग को पूछा है, ठीक है। तो इसका बच्चों अगर एरिया पूछा है तो ये हमारा वो पॉइंट है, ये -3 पॉइंट था, और ये हमारा 2 पॉइंट था, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है 3, डिस्टेंस है थ्रू, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया जिसका लेंथ हो गया 3, L हो गया 3, B हो गया 2, तो उसका एरिया कितना होगा 3 2 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट विल बी द करेक्ट आंसर। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू बेस, ये यूनिट हो गया 3 यूनिट, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, और ये यूनिट हो गया 2 यूनिट, तो 3 यूनिट और 2 यूनिट ऑब्वियसली 6 स्क्वायर यूनिट, तो 6 स्क्वायर यूनिट विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लो 6 स्क्वायर यूनिट है कि नहीं, हाँ सर है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर व्हाट क्वेश्चन नंबर 11, एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन, ये मैंने बोल रहा हूँ ना, इस टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे इस टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आपको डाटा अलग अलग दिया है, बट इस टाइप का क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रीफरेबल मतलब देंगे, प्रीफर करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं 12 नंबर में, सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है आपको, 2x plus y equal to 6, 4x minus 2y equal to 4, shown below, find the area of the triangle formed by the lines xy। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म है, देखो ये वाला लाइन, ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, उसको आपको एंड लाइंस एंड एक्स एक्सिस बोला है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक बोलेगा अगर एक्स एक्सिस तो ये वाला ट्राइंगल को लेना है, अगर बोलता वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस बोलता तो ये वाला ट्राइंगल को हम लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो देखना क्वेश्चन में कि वहाँ पे वो एक्स एक्सिस मेंशन क्या है, वाई एक्सिस, जैसे तैसे करके आप नहीं ले सकते कि ये वाला ट्राइंगल ले जाएंगे या फिर ये वाला, आपको देखना है कि अगर एक्स एक्सिस लिखा है तो ये वाला जहाँ पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस लिखा है तो ये वाला जहाँ पे वो एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस का बोला है, मतलब हमको नीचे वाला ट्राइंगल को लेना है, दैट इज ए बी सी को लेना है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हाफ इंटू बेस इंटू आई हाइट इज द फॉर्मूला, ये तो आपको भी पता है,
तो बेस तो आपको 1 से 3 है, तो बेस आपको 2 मिल गया। अगर मुझे हाइट मिल गया, हाइट तो मुझे ऐसे भी दिख रहा है 2 है, तो ये 2 और 2 मतलब 2 टू 4/2, 2 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। बट वहाँ पे डायरेक्टली आप फिगर से देख के नहीं कर सकते, एक्चुअली यहाँ पे 2 दिख रहा है ना आपको, तो ये हाइट भी 2 ही होगा। बट उसको निकालेंगे कैसे, अगर मान लो ये दिख नहीं रहा होगा, तो ये दोनों इक्वेशन को जो मतलब जो इंटरसेक्ट किया है वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन मेरा क्या था, 4x माइनस 2y इक्वल टू -4 को उधर लेने से +4, इसको अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा आपका 4x + 2y इक्वल टू 6 टू 12। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं इसको अगर माइनस करना मतलब प्लस कर दूँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 8x इक्वल टू 16, देन x इक्वल टू कितना मिला 2, तो वही मिला कि नहीं, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मिला। बट y को हमको निकालना है, तो y भी ऑब्वियसली 2 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पुट करूँगा मैं, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करूँगा दोनों, तो y x इक्वल टू कितना मिला 2, तो 2 2 जा 8 12, मतलब 2y इक्वल टू 4, y विल बी 2, तो y का वैल्यू भी 2 निकला। तो आपको y का वैल्यू चाहिए था, y आपका मिल गया 2, तो हाइट भी मिल गया आपको कितना बच्चों 2, तो ये हो गया आपका 2 हाइट, ये बेस भी हो गया 2, तो हाफ इंटू बेस दैट इज 2 इंटू हाइट इज 2, तो 2 2 विल बी कैंसल आउट, तो 2 स्क्वायर यूनिट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो थोड़ा बता देंगे चैट बॉक्स में, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग जरूर बताना कि सारा क्वेश्चन कर पाए कि नहीं, कितना बच्चों का कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, थोड़ा सा मुझे मेंशन करना, और कैसा लगा ये सीरीज वो भी थोड़ा मेंशन करना। तो आते हैं डायरेक्टली 13 नंबर के क्वेश्चन में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ 7 टू द पावर x + y इक्वल टू 343 एंड 343 टू द पावर x - y इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रफ़ पेपर मैंने लिया है आप लोगों के लिए, मैं जानबूझ के रफ़ पेपर लिया था ताकि रफ़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर देखेंगे, मैं क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे क्या था और एक बार देख लेते हैं, रुको क्वेश्चन में देख लेता हूँ और एक बार। 7 टू दी पावर क्या था, 7 टू दी पावर x + y, 7 टू दी पावर x + y, और आपका है इक्वल टू 343 एंड 7 टू दी पावर 343 थोड़ा x - y इक्वल टू 7। तो 343 बच्चों होता है 7 का क्यूब, ये तो आपको पता ही होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 7 टू दी पावर x + y इक्वल टू 343 एंड 343 इज़ नथिंग बट आवर 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, तो वी कैन कंपेयर इट एज x + y इक्वल टू 3 ऑब्वियसली, क्योंकि पावर और पावर सेम हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपको मिल गया, x + y इक्वल टू 3 मिल गया आपको, और एक में बोला है 343, तो 343 को डायरेक्टली क्या मैं 7 टू द पावर 3 लिखूँ, 343 का x - y बोलता है, तो 7 टू द पावर 3 का x - y इक्वल टू 7, तो 7 का 1 वी कैन से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कंपेरिजन करेंगे तो 3x - 3y, मतलब ये पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 1 के साथ इक्वल हो जाएगा। सो दैट इज द सेकंड इक्वेशन। तो x + y इक्वल टू 3 इज द फर्स्ट इक्वेशन, 3x - 3y इक्वल टू y 1 इज द सेकंड इक्वेशन। कहाँ से मिला, जो दो इक्वेशन हमको दिया था वहाँ से ही मैंने वहाँ से निकाल दिया। तो आई होप ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा, और ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा सर ये भी आप पूछ रहे हैं। तो 3x - 3y इक्वल टू 1, वहाँ पे था x + y इक्वल टू कितना 3, तो अगर मैं वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x + 3y इक्वल टू 1, 3 3 जा 9 ना, प्लस कर दो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू कितना 10/6, दैट इज़ 5/3। तो x मिला 5/3, x को 5/3 को कहीं पे पुट करो तो 5/3 प्लस आपका y, हाँ मतलब y इक्वल टू कितना था, x + y इक्वल टू 3 था ना, तो y विल बी कितना 9 - 4/5, तो x इक्वल टू 5/3 एंड y इक्वल टू 4/3, सॉरी 4/3 नॉट 4/5, इट इज़ 4/3, 4/3, तो x इक्वल टू 5/3 एंड y इक्वल टू 4/3 इज आवर करेक्ट आंसर। तो चेक करते हैं, x इक्वल टू 4/3 एंड सॉरी क्या बोला मैंने, x इक्वल टू 5/3 एंड y इक्वल टू 4/3 कहाँ पे दिख रहा है सर, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सर। तो x इक्वल टू 4/3 एंड y इक्वल टू 5/3 इज आवर करेक्ट आंसर। कहाँ से मिला आपको, वो दोनों से आपको पहले इक्वेशन निकाल दिया दो ठो लीनियर और उसको सॉल्व कर दिया, तो x का वैल्यू 5/3 सॉरी x का 5/3 निकला ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ना। x इक्वल टू 5/3 एंड y इक्वल टू 4/3, ये वाला आंसर मैंने निकला, मैं गलती से वो वाला कर दिया था, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। वेरी गुड, 13 नंबर ऑल्सो कम्प्लीटेड। कमिंग बैक टू द लास्ट 2 क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अगर आप लोग एनसीईआरटी से पूरा मतलब प्रैक्टिस किए होगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, जो कि भगवान होते हैं सीबीएसई के एग्जाम के लिए,
एनसीईआरटी मतलब अगर एनसीईआरटी आप नहीं कर रहे हो, अगर मैं अदर रेफरेंस बुक कर रहा हूँ अभी के बेसिस में, अदर रेफरेंस बुक कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, बट एनसीईआरटी को भूलेंगे नहीं। अगर आप एनसीईआरटी भूल गए ना, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और फिर बैठे रहना कि हमने एनसीईआरटी नहीं किया और हमने रेफरेंस बुक में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो रेफरेंस के लिए आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, बट एनसीईआरटी का बेसिक फंडामेंटल्स पूरा क्लियर रहना चाहिए, ताकि जब भी क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से आप डायरेक्टली, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो मिस होना ही नहीं चाहिए। और दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए मुझे एनसीईआरटी का याद आ गया। दोनों क्वेश्चन रिड्यूसिबल वाला फॉर्मेट में था, जहाँ पे कि आपको 1/√x को u लेना था और 1/√y को v लेना था। तो पहला इक्वेशन क्या हो जा रहा है चेक कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा 2u + 3v = 2। इधर में हो जाएगा 4x माइनस 4x बोलो 4u, और एक बार लिखता हूँ अच्छे से। पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका 2u + 3v = 2। इधर में हो जाएगा 4u - 9v = -1। ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गया। यहाँ से u और v का वैल्यू निकालेंगे। u का मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ और मैंने मुझको याद भी रह गया, तो u का 1/2 ही निकलेगा, v का निकलेगा 1/3। ठीक है, u का जब निकलेगा 1/2, अभी u का वैल्यू हमने कितना लिया था 1/√x लिया था, तो 1/√x निकला 1/2। then √x will be how much बच्चों, √x will be 2, then x will be how much 2 का स्क्वायर that is 4। तो x का वैल्यू निकला 4। वैसे ही y √y = निकलेगा 3, then y will be y का स्क्वायर that is 9। तो यहाँ पे x = 4 एंड y = 9 इसे करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे याद भी रह गया, इसलिए आप लोगों को बट सॉल्व करके करना है। तो x = 4 एंड y = 9 विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स वाई x = 2 एंड x = 4 एंड y = 9 कहाँ पे है सर, ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बोला कैसे इरिड्यूसिबल वाला फॉर्म, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, और इरिड्यूसिबल को कैसे करना है वो भी आप लोग अच्छे से आता है, बस उसको सॉल्व करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने किया नहीं होगा तो आप लोग क्या कर रहे हो 10th क्लास में आके, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको हर बार क्लास में ही बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है, मतलब होने वाला है। x + y डिजिट का सम है 9, तो अगर मैं इसको 10th डिजिट और y को 1st डिजिट लूँ तो उनका सम है, मतलब उनका डिजिट का सम है 9। और बोल रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो दिस नंबर मतलब क्या, एक नंबर जब हम फॉर्म करते हैं उसका जनरल फॉर्मेट होता है 10x + y, और अगर उसको रिवर्सिंग कर दे तो वो हो जाता है 10y + x। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये होता है ओरिजिनल नंबर, ये होता है रिवर्सिंग नंबर। ये r मैंने लिख दिया, ये मैंने o लिख दिया। तो बोला है कि द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 × दिस नंबर मतलब बच्चों कितना, 10x + y। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, तो ट्वाइस इंटू रिवर्सिंग नंबर दैट इज 10y + x। तो 9 इंटू मतलब 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर विल बी ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो ये हो गया नंबर 9 टाइम्स और ये हो गया ट्वाइस ऑफ दैट रिवर्सिंग नंबर। तो 9 × 10x + y = 2 × 10y + x। तो आफ्टर सॉल्विंग वगैरह करने के बाद आपको दो वैल्यू मिलेगा। तो दो वैल्यू मिलेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा था अभी बैठ के। तो एक में अगर निकलेगा आपका यहाँ पे निकल जाएगा 88x - 11y = 0, वहाँ से निकल जाएगा। और ऑलरेडी आपके पास था कितना, x + y = 9 ऑलरेडी था ना आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट विल बिकम 11x + 11y = 9, 11 × 99। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ अच्छे से, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस, और इधर हो जाएगा प्लस करने से ये हो जाएगा आपका 99x = 0 + 99 99। सो ऑब्वियस सी बात है x = कितना मिला, 1 मिला। और अगर x = 1 मिला, x + y = 9, देन y ऑब्वियसली कितना हो गया, 8 ही होगा ना। तो x = 1 एंड y = 8, तो नंबर विल बी 10x + y, 10x + y। तो ऑब्वियसली 18 विल बी द आंसर। 10 × 1 दैट इज 10 + 8 दैट इज 18 विल बी द करेक्ट आंसर। सो 18 एक ऐसा नंबर है जिसको जब मैं रिवर्स कर दूंगा तो 81 हो जाएगा। एंड 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर विल बी 162 एंड ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, रिवर्सिंग डिजिट्स का ट्वाइस भी होता है 162। तो ऐसे करके आप सही से भी चेक कर सकते हो कि एक्चुअली हमारा आंसर जो निकला है वो सही निकला है कि नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी 18 दैट इज 18। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज फॉर 15 नंबर। सो 18 एक ऐसा नंबर है जिसको कि अगर आप डिजिट को सम करोगे तो 9 निकलेगा, अगर उसको 9 टाइम्स करोगे तो 162 निकलेगा, रिवर्स करके ट्वाइस करोगे तो 162 निकलेगा। तो सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 18 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड हेंस वी हैव कंप्लीटेड द 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर 3
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल वेरी नाइसली। और अगर आपको किसी को आंसर की चेक करना है तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे आंसर की भी छोड़ दिया था, आप लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग का रेस्पेक्टिव आंसर को चेक, ऐसा तो मैंने सारा कुछ कर दिया, बट जो कोई मिस कर दिया तो ये आंसर की देख के भी आप लोग अपना आंसर को मैच कर सकते हो कि आप लोगों ने कितना किया और कितना नहीं किया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए गया होगा आप लोग को। बट प्रैक्टिस मैंने बोला जैसे कि मैंने बोला आप लोग को क्या कि जो भी प्रैक्टिस करना है इस रिलेटेड, ये जो 15 क्वेश्चन मैंने करवाया ये चैप्टर का, इस रिलेटेड क्वेश्चंस को बाकी क्वेश्चन तो आप करोगे ही, बट इस रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सच अ नाइस क्लास एंड इन नेक्स्ट टुमारोज क्लास विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर ट्राइंगल्स, क्योंकि 4 एंड 5 आपका टर्म 1 में नहीं है, सीधा जाके मिलेंगे चैप्टर 6 में ट्राइंगल्स, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसलिए वो चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। मुझे पता है कि अभी एसएसटी आप लोग का नेक्स्ट है तो एसएसटी पढ़ रहे होगा, बट 1 घंटा एटलीस्ट निकाल के थोड़ा सा रिवाइज कर देने से आप लोग का भी बेनिफिट है और अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको रिवीजन के लिए भी हेल्प मिलेगा। कैसा लगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और किसका कितना सही हुआ आफ्टर सॉल्विंग 15 से कितना है उसको भी कमेंट करके बताना, और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या क्या क्वेश्चंस आपको करना है, और अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो उसको कमेंट करके बताना या फिर मुझे इनबॉक्स में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल वाले क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, जय जगन्नाथ।